हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैं साइंस के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं साइंस के जो फॉर्मूले है उसका रिविजन भी इस वीडियो में मैं करवा दूंगा। तो क्या है, साइंस के जो फॉर्मूले हैं ना दोस्तों, उससे क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। यानी हर शिफ्ट में क्वेश्चन, मतलब 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरे देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों, और इनका आंसर देखना है और किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो वो टॉपिक आपको कवर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान जब एक एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया जाता है, तो क्या जुड़ता है उसके स्थान पर? जो हाइड्रोजन परमाणु जो हट रहा है ना दोस्तों, तो उसके स्थान पर क्या जुड़ेगा, ये पूछा गया है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन या अन्य प्रक्रियात्मक समूह जुड़ता है। यही ऑप्शन में दिया था दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम इसकी रिएक्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा रही है ना। तो ये क्या होती है दोस्तों, जब CH4 इसको बोलते हैं मेथेन, और ये हेलोजन समूह जिसमें है ये क्लोरीन, जब इसको सूर्य के प्रकाश की लाइट जो है ना उसकी उपस्थिति में इसको रिएक्शन करते हैं ना दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है दोस्तों, प्लस जिसका फॉर्मूला ये है। देखो दोस्तों, इससे हाइड्रोजन एक निकल रहा है ना, और इसके स्थान पर क्लोरीन जुड़ रहा है, तो और HCl बन रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में पूछा गया है। और ये कौन सी रिएक्शन है, प्रतिस्थापन रिएक्शन है ना। तो आपको ध्यान रख लेना, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको एक तो अभिक्रिया वाला चैप्टर भी पढ़कर जाना है, उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट था दोस्तों, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है ना मेरे भाई, तो नर और मादा निर्धारित जो, मतलब जो लिंग निर्धारित होता है ना दोस्तों, तो वो किसके गुणसूत्रों से होता है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है दोस्तों, पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों, हमें पता है कि जो पिता होता है ना, और एक माता होती है ना, तो जो पुरुष होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो एक्स और वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि हमें पता है फीमेल में क्या होता है, केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें एक्स एक्स होता है। तो हमें पता है कि भाई, कि जब पुरुष एक्स देता है तब तो लड़की, ये लड़की के लिए है, और वाई लड़के के लिए है। यदि एक्स दे रहा है गुणसूत्र, तो लड़की होगी। यदि पुरुष वाई दे रहा है तो लड़का होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना। तो आपको जो जनरल वाला चैप्टर है ना, वो आपको पढ़कर जाना है ना। ठीक है, नेक्स्ट था दोस्तों, एक उत्तल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी, देखो दोस्तों, जब मैंने फॉर्मूला रिवीजन करवाया ना, तो उसमें मैंने आवर्धन का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आ गया। देखो, मैंने उसमें फॉर्मूला रिवीजन करवाया, तो उसमें से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो आपको फॉर्मूला रिवीजन वाला सेशन जरूर देख के जाना दोस्तों, यदि नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, और वस्तु की दूरी दे रखी है कितनी, वो 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की जो दूरी दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हमें आवर्धन का, तो दोस्तों हमें पता है कि दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है माइनस का v अपॉन u। ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है ना। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। तो इस पे ये दर्पण के लिए माइनस आता है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हमें प्रतिबिंब कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर है ना, प्रतिबिंब की दूरी वो माइनस में है ना। और दोस्तों, यू हमेशा नेगेटिव रहता, क्योंकि उसको इस साइड रखा जाता है। और दर्पण द्वारा, जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करूंगा दोस्तों, मैं 40 का भाग दे दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, माइनस से माइनस कर ले जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा। अब 3/4 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, फिर 4×7 = 28, 4×5 = 20, यानी प्लस में आएगा दोस्तों। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज है वो आभासी और सीधी है ना। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। यदि मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आभासी और सीधा होगा। यदि मैग्निफिकेशन का मान ऋणात्मक है ना दोस्तों, तो वास्तविक इमेज बनेगी, और वास्तविक होती है उल्टी। ये आपको मैंने बता दिया था फॉर्मूले वाले चैप्टर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो
0.5 0.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट था दोस्तों, एक 1000 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले एक उपकरण द्वारा 1 घंटे तक उपयोग किए जाने पर कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो दोस्तों ये ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E बराबर P इंटू टी। पी जहाँ शक्ति होती है, टी टाइम होता है ना, तो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। E बराबर कितना दिया हुआ है, शक्ति का मान किलोवाट में होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 किलोवाट लिख दो। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, एक टाइम दिया है 1 घंटे से, 1 घंटे से गुणा कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1000 जूल, है ना। यहाँ पे दोस्तों सेकंड में पूछ सकता है, तो यहाँ से मतलब इसको गुणा कर दो ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1000 है ना, 1000 जूल, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि सेकंड, यहाँ पे सेकंड से गुणा करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो इसको 60 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 किलो जूल, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था दोस्तों, तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल वाला चैप्टर जो है पूरा पढ़कर जाना है। निषेचन के दौरान दो जनकों से आए एक गुणित गुणसूत्रों से पूर्ण द्विगुणित से बनते तो नवनिर्मित कोशिका को क्या कहते हैं, है ना। तो दोस्तों जब हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है ना, तो जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उसे ही तो कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो जो बनता है ना उसे कहते हैं जाइगोट, है ना, जिसे युग्मनज कहते हैं, है ना। तो वो बनता है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट था, उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो दोस्तों हमें पता है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से होता है, इस टाइप से होता है, उभरा हुआ, है ना, बीच से। और ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके कोई समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष यहाँ पे फोकस होता है ना। तो इसके समांतर आ रही है ना दोस्तों, जब परावर्तन होता है ना, तो वो क्या करेगी, अभिसरित, मतलब अभिसरित होती, परावर्तित हो जाती है इससे, है ना। तो यहाँ से परावर्तित हो गई, फिर क्या करेगी दोस्तों, ऐसे ये तो यहाँ पे जाएगी, फिर यह इसको क्या करेंगे, इस टाइप से, है ना, हमें प्रतीत होती है, यहाँ पर फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो अवतल वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, अवतल उत्तल जो लेंस वाला, तो वो चैप्टर आपको पूरा पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का में अंतर पूछा गया है दोस्तों। तो एक तो आपको पादप जो वाला चैप्टर है ना दोस्तों, पादप कोशिका जंतु कोशिका, वो वाला चैप्टर पढ़ के जाना, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अंतर देख लीजिए आप एक बार। तो जंतु में जो हमें दिया हुआ था वहाँ पे, जंतु में जो रसदानी होती है ना दोस्तों, जंतु में क्या होती है, रसदानी होती तो है लेकिन छोटी होती है, और जो पादप में जो वैक्यूल होती है ना दोस्तों, रिक्तिका, वो बड़ी होती है। तो ये अंतर उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका की कुछ और डिफरेंस जो बता दो दोस्तों, अब यदि आपको याद हो। दोस्तों हमें पता है कि पादप कोशिका जो होती है उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है ना। तो ये इसमें एक और डिफरेंस है जो आप ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है ना, नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए, देखो दोस्तों वापस आ गया ना न्यूमेरिकल। हमें पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर जी, कैपिटल जी, एम इंटू M2 अपॉन आर दूरी, है ना। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला रिवीजन कराया तो उसमें बताया था ना, भाई इससे क्वेश्चन आ रहे, देखो आ गया। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों, दो पिंडों के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, 2 गुना, तो दो जो दूरी है वो r² होती है, 2 गुना कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो जो बल पूछा गया था तो वो 1/4 हो जाएगा, क्या, 1/4, 1/4। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। तो आपको न्यूमेरिकल वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, और दोस्तों लास्ट तक आपको पढ़े रहना, मैं फॉर्मूला रिवीजन वापस करवा दूंगा इसी वीडियो में, है ना। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों जो उपकला शरीर होता है हमारे, जो वो हमारी जो त्वचा होती है ना उसमें पाया जाता है, तो उसका कार्य क्या होता है, तो हमारी जो बाहरी सुरक्षा करता है और हमें जो आवरण यानी कवरिंग करती है हमारे शरीर का, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट था दोस्तों,
मानव मानव मस्तिष्क को सोचने, याददाश्त, तर्क, तो इस प्रकार से जो इसका कार्य मतलब सोचने का कौन सा जो मस्तिष्क का पार्ट होता है उसका ये काम होता है, उसको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो मस्तिष्क का जो परम मस्तिष्क होता है ना दोस्तों, जिससे छोटा जो मस्तिष्क होता है हमारा, है ना, सबसे बड़ा पार्ट होता है परम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में, है ना। तो यही जो है इसको कंट्रोल करता है, सोचने वाला, बुद्धिमत्ता का केंद्र, है ना। तो ये सारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रम, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परम मस्तिष्क। नेक्स्ट था दोस्तों, एक आया था दोस्तों कोलाइड का जो उदाहरण दिया हुआ था, है ना, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था। तो हमें पूछा गया, उस ऑप्शन में दिए हुए थे दूध, बादल, कोहरा और वायु। तो दोस्तों जो कोलाइड का उदाहरण नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोलाइड के आप उदाहरण ध्यान रख लेना, एक तो दूध होता है, एक बादल होता है, कोहरा होता है। जो वायु होता है ना दोस्तों, कोलाइड कैसा मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है कोलाइड, है ना। और वायु कैसा है, तो एक समांगी मिश्रण है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट था दोस्तों, यदि बल और वस्तु की दिशा, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, तो कार्य की प्रकृति ज्ञात करनी थी। भाई कार्य की प्रकृति क्या होगी, जब दोस्तों हमें पता है कि जब बल का कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो फिर आ गया क्वेश्चन, मैंने बताया था ना फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्य होता है W बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहता है, और उनका बीच का कोण जो होता है वो कोस थीटा होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने उसमें करवाया था ना, आ गया इससे क्वेश्चन। तो क्या होता है दोस्तों, जब बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल होता है ना दोस्तों, तो उसमें क्या है, कार्य धनात्मक आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक, यानी पॉजिटिव। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नियत बल यानी F 10 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड, यानी वर्ग जो यह जिसका वेग जो है 6 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर वेग को कितना 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो कार्यरत बल का मान ज्ञात करना। अब हमें पता है कि भाई बल का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू ए, है ना। ये त्वरण होता है, ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमें दिया हुआ था, त्वरण हमें नहीं दिया हुआ है। तो वेग हमें दिया हुआ है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। तो यहाँ पे रख दो दोस्तों, तो वेग कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 हो गया, कितना पहले तो कितना था 6, माइनस कर दो और टाइम से भाग दे दो, 2 सेकंड से भाग दे दूंगा, इसमें माइनस करूंगा तो 4 आएगा, 4 में 2 का भाग दे दूंगा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या, त्वरण। तो अब यहाँ पे रख दो दोस्तों, तो हमारा बल का मान आ जाएगा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ था 10, और यहाँ पे त्वरण कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, दोनों को गुणा कर लो तो हमारा आंसर बल का मत का क्या आ जाएगा, तो दो पंजे दो, दो दे 10, तो 10 न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, याद रखना ना। नेक्स्ट था दोस्तों, मानवों में ग्लोमेरुलस जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं, कोशिका गुच्छ है ना, कहाँ पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो हमें पता है कि जो हमारी नेफ्रॉन यानी किडनी जो होती है ना दोस्तों, किडनी, तो इस प्रकार से ये गुच्छ होता है दोस्तों, कुछ इस टाइप से, है ना। ये हमारी जो नेफ्रॉन है इस प्रकार से होते हैं दोस्तों, हेलने का एक लूप होता है, ठीक है, और यहाँ पे संग्राहक नलिका होती है। तो हमें क्या पता है कि भाई ये इस टाइप से डायग्राम होता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे तो जो होता है ना दोस्तों, कोशिका गुच्छ होता है ना। वो यहाँ से जो प्राण, यहाँ से जो हमारा किडनी में जो मूत्र आता है ना दोस्तों, जो उसका शुद्धिकरण करता है, तो रक्त आता है ना उसका शुद्धिकरण करता है, उससे क्या होता है, एक तो जो लवण है इसको रीअब्जॉर्ब करता है यहाँ से, है ना। तो आपको ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट था प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड प्लास्टिड है ना दोस्तों, तो उसके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो जो एक तो आपको जो कोशिकांग वाला चैप्टर है ना, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना, तो ये आपको पढ़कर जाना है, इससे क्वेश्चन आ रहे हर शिफ्ट में, ठीक है। और बाकी जो जंतु ऊतक है, पादप ऊतक है, ये वाला भी पढ़ के जाना है, जंतु ऊतक और जो हार्मोन वाले चैप्टर है ना वो भी आपको पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और विटामिन वाला हो गया, और न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन, ठीक है।
जिसमें मैंने करवा दिया। अब मैं फॉर्मूला रिवीजन करवा देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा फॉर्मूला को, है ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे ये फॉर्मूला वाला देख लोगे तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड आ रहे हैं क्वेश्चन, फिजिक्स से, है ना। जो ये न्यूमेरिकल है ना दोस्तों, उससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड आ रहे हैं, है ना। तो आप पूरा देख लीजिए दोस्तों। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो आपको ध्यान रख लेना, गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है ना। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर होता है mgh, है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना। जहाँ ऊंचाई होती है ये गुरुत्वीय त्वरण होती है, m द्रव्यमान होता है ना। ओम का नियम होता है जो अभी तक नहीं पूछा गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी आने की। तो V बराबर होता है I इंटू आर, जहाँ I धारा होती है, R रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। और दोस्तों गति के समीकरण V बराबर U प्लस AT, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके गति के तीनों समीकरण दिए हुए थे, और दोस्तों बताओ कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गति की पहली समीकरण होती है दोस्तों V बराबर U प्लस AT, ठीक है। S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT², जहाँ T जो ये किसके बीच स्थिति है दर्शाता, दूसरा तो स्थिति और समय के बीच, पहला जो होता है वेग और समय के बीच, है ना। तो आपको ध्यान रख लेना। और तीसरा समीकरण होता है V² बराबर U² प्लस का 2AS, जो वेग और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट था ऊष्मा। ऊष्मा से आया था दोस्तों। ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने बताया है, जब 26 दिसंबर की शायद फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका क्या होता है दोस्तों, I² H बराबर होता है I² RT। तो इसका मान दिए होंगे और बताओ ऊष्मा कितनी है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने करवा दिया शक्ति का, P बराबर VI होता है ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो संवेग का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है P बराबर mv। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया, अब आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में आया है, तो उनके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो अब ये उठाते जाएंगे। और बल का फॉर्मूला, ये देखो बल का फॉर्मूला मैंने बताया था, और उससे क्वेश्चन अभी आया है, सॉल्व भी किया हमने। तो F बराबर होता है ma, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। कार्य है, कार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कार्य होता है, ये जो कार्य से भी आ चुका है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सेशन। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वो W बराबर F इंटू बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, और जहाँ इसके बीच का कोण होता है वो थीटा होता है, कोस थीटा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट था दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को हमें धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ये देखो इस चैप्टर से ही मैंने बता दिया 3 फॉर्मूले, और इससे न्यूमेरिकल आए हैं। बताओ कितना सेशन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए यार। यहाँ पे होता है दोस्तों F बराबर M1 इंटू M2 बटेवा R², जहाँ R² दिया हुआ था ना उस फॉर्मूले में, तो सेम ऐसा ही है। तो ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों एक और है फॉर्मूला, जो कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर होता है KQ1 इंटू Q2 बराबर R², ठीक है। और दोस्तों जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का, इस प्रकार से होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, और धारा जो होती है वो अलग अलग होती है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना। यहाँ से बैटरी से जोड़ते हैं, इस टाइप से जोड़ते हैं समांतर में। श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, एक परिपथ को इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो ये श्रेणी में हो गया, और इनका R इक्विवेलेंट सभी को जोड़ दो प्रतिरोधों को, है ना। ये आपको ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट था दोस्तों प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है दोस्तों R बराबर रो एल अपॉन ए, है ना, जहाँ ए क्षेत्रफल होता है, लंबाई होता है, इस पर निर्भर करता है प्रतिरोध। और दोस्तों Q बराबर NE होता है, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, है ना। ये आपको ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती, तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती, है ना। जहाँ C जो प्रकाश की चाल होती है, ये तरंग दैर्ध्य का होता है, ये फ्रीक्वेंसी। और विभवांतर क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कार्य, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। दर्पण का सूत्र 1/F बराबर होता है 1/V प्लस का 1/U। दोस्तों अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रट लो आप। और लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U, ठीक है। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है,
तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हुए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे न्यू से डिनोट करते हैं। और दोस्तों आवर्धन, देखो बताया ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप सभी के लिए। आवर्धन का फॉर्मूला पूछा गया था दर्पण से, तो वो क्या होता है, m बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू, ये ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस के लिए यहाँ पे प्लस होता है v अपॉन यू, जहाँ v वस्तु प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए। और दोस्तों मैग्निफिकेशन का जब मान जो होता है एक से कम होता है ना दोस्तों, तो रियल के जो एक से कम होता है तब इमेज होती है छोटी। जब एक से बड़ा होता है तो मैग्नीफिकेशन का मान एक से बड़ा होता है तब क्या होता है, इमेज बड़ी होती है दोस्तों। जब मैग्नीफिकेशन का मान एक के बराबर होता है तो इमेज ना बराबर न बड़ी न छोटी, बराबर आकार की होती है, समान आकार की होती है ना। और जब मैग्नीफिकेशन का मान धनात्मक होता है ना दोस्तों, पिछले वाला वीडियो में बताया, पूछा गया है ना, तो जब मैग्नीफिकेशन का मान ऋणात्मक होता है तो दोस्तों इमेज होती है उल्टी, उल्टी हमेशा वास्तविक होती है ना। और मैग्नीफिकेशन का मान धनात्मक है तो इमेज होती है सीधी, सीधी हमेशा आभासी होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्नेल का नियम, न्यू वन बराबर पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन आई, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन आर, ये स्नेल का नियम है, आपको ध्यान रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया दोस्तों, और कुछ भी फॉर्मूले रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। यदि आपके इच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और मैं आप सभी के लिए जो है, जो साइंस के जो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं ना दोस्तों, यदि आपकी इस वीडियो में रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना, तो मैं सारे न्यूमेरिकल जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने को मिलेगा, है ना। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मतलब आप सभी के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,